अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ सीजफायर की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। आज डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्र के नाम संबोधन में ईरान में बड़ी जीत का दावा किया, लेकिन इस जीत के साथ ही उन्होंने एक और चेतावनी दे दी है कि अगर ईरान ने समझौता नहीं किया तो अगले 2 से 3 हफ्तों में बड़े हमले की तैयारी है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान को परमाणु ताकत नहीं बनने देगा। ईरान के सभी बड़े लीडर मारे जा चुके हैं और अमेरिका की सुरक्षा के लिए बड़ा ऑपरेशन जारी है। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे महायुद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया है। ट्रंप का दावा है कि ईरान में उनका मिशन पूरा हो चुका है और ईरान पर उनकी ये जीत इतिहास की सबसे बड़ी जीत है। Our objectives are very simple and clear. We are systematically dismantling the regime's ability to threaten America or project power outside of their borders. That means eliminating Iran's navy, which is now absolutely destroyed, hurting their air force and their missile program at levels never seen before, and annihilating their defense industrial base. We've done all of it. Their navy is gone, their air force is gone, their missiles are just about used up or beaten. ट्रंप ने ईरान पर अगले 2-3 हफ्तों में फिर बड़े हमले का ऐलान करते हुए कहा कि उन्होंने ईरान के परमाणु ठिकाने तबाह कर दिए। ईरान की सेना और नेवी पूरी तरह खत्म हो चुकी है। देश के बड़े नेता मारे जा चुके हैं और अब ईरान कभी परमाणु हथियार बनाने के बारे में सोच भी नहीं पाएगा। Yet if during this period of time no deal is made, we have our eyes on key targets. If there is no deal, we are going to hit each and every one of their electric generating plants very hard and probably simultaneously. We have not hit their oil, even though that's the easiest target of all, because it would not give them even a small chance of survival or rebuilding. But we could hit it, and it would be gone, and there's not a thing they could do about it. ट्रंप ने ईरान के शासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इस हत्यारे शासन ने 45,000 लोगों की जान ली। उन्होंने ये भी माना कि ईरान पर अमेरिका ने गलती की थी, जिसे अब उन्होंने ठीक किया है। ट्रंप ने ईरान को खुली चेतावनी दी कि अगर समझौता नहीं हुआ तो अगले 2 से 3 हफ्तों में ईरान के ऊर्जा केंद्रों पर भीषण हमला किया जाएगा। ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो देश तेल गैस चाहते हैं वो हॉर्मुज स्ट्रेट जाएं। जब तक युद्ध खत्म नहीं होगा तब तक इस अहम समुद्री रास्ते पर खतरा बना रहेगा। The countries of the world that do receive oil through the Hormuz Strait must take care of that passage. They must cherish it. They must grab it and cherish it. They can do it easily. We will be helpful, but they should take the lead in protecting the oil that they so desperately depend on. So to those countries that can't get fuel, many of which refuse to get involved in the decapitation of Iran, we had to do it ourselves. I have a suggestion. Number one, buy oil from the United States of America. We have plenty. We have so much. बड़ा सवाल ये है कि ट्रंप के ईरान पर जीत के ऐलान से महायुद्ध का अंत होगा या फिर ये एक नए टकराव की शुरुआत है। इधर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी तो ईरान ने भी पलटवार कर दिया। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने ट्रंप के भाषण के जवाब में एक बयान जारी किया है। इसमें कहा गया है कि हम युद्ध, बातचीत, संघर्ष विराम और फिर उसी पैटर्न को दोहराने के इस दुष्चक्र को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बगाई ने इस संघर्ष का न सिर्फ ईरान के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए विनाशकारी बताया है। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने अमेरिकियों के लिए खुला पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने अमेरिकी लोगों से युद्ध के प्रोपेगेंडा की धुंध से बाहर देखने और मनगढ़ंत खतरे को नकारने की अपील की है। उन्होंने सवाल उठाया है कि क्या अमेरिका सचमुच अमेरिका फर्स्ट को आगे रख रहा है या फिर वो केवल इजराइल के लिए एक प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रहा है, जो आखिरी अमेरिकी सैनिक के बलिदान तक लड़ने के लिए तैयार है। पेजेश्कियन ने कहा है कि ईरान ने कभी भी युद्ध की शुरुआत नहीं की। बढ़ते अगली खबर की ओर। रुपए पर आरबीआई के सख्त कदमों का असर दिखने लगा है। रुपए में आज डॉलर के मुकाबले करीब 13 साल की सबसे बड़ी इंट्राडे तेजी दर्ज की गई। आज डॉलर के मुकाबले रुपया करीब 2% सुधरा है। क्या है रुपए में मजबूती के कारण, बता रही है मेरी सहयोगी मनीषा गुप्ता।
रुपए में आज जोरदार तेजी हमने यहाँ पर आते हुए देखी है और इवन एज डॉलर इंडेक्स यहाँ पर 100 के ऊपर स्थित है, उसके बावजूद भी यहाँ पर बढ़त हमने रुपए में बनती हुई न देखी। अगर इस हफ्ते की यहाँ पर बात की जाए तो हमने ऑल टाइम लो रुपए को छूते हुए देखा 95.22 लेवल के स्तर पर। आज रुपए में हमने 92.82 तक यहाँ पर सुधार होते हुए देखा। बंद होते होते तक रुपया 93.10 के आसपास यहाँ पर बनता हुआ नजर आया। वेल, सारा का सारा श्रेय जो रुपया सुधरा है उसके लिए आरबीआई को जाता है। इनिशियली ऑफ कोर्स आरबीआई ने यहाँ पर डायरेक्ट लिक्विडिटी इन्फ्यूजन करने की कोशिश करी, लेकिन उसके बावजूद भी रुपए में बहुत संभाल नहीं आया और आरबीआई की तरफ से हमने काफ़ी सारा फॉरेक्स रिजर्व खर्च होते हुए देखा। लेकिन आरबीआई ने जिस तरह के मेजर्स यहाँ पर फ्राइडे और कल बनाए हैं उसका पूरा सीधा असर यहाँ पर रुपए में बनता हुआ नजर आया है। सबसे पहले तो आरबीआई ने बैंक्स को ये कहा कि वो $100 मिलियन के ऊपर अपनी कोई भी करेंसी पोजीशंस ऑनशोर मार्केट्स में यहाँ पर नहीं बना सकते हैं। उसके बाद उन्होंने बैंक्स की एक्टिविटी रिस्ट्रिक्ट कर दी है यहाँ पर जब वो ऑफशोर एनडीएफ मार्केट की बात आती है। बैंक्स अब यहाँ पर अलाउड नहीं हैं एनडीएफ डेरिवेटिव्स ऑफर करने के लिए रेजिडेंट्स या नॉन रेजिडेंट इंडियंस दोनों को ही। तो क्लियरली काफ़ी हद तक जो स्पेकुलेशन है वो यहाँ से मार्केट से बाहर हो जाती है। इसके अलावा बैंक्स अब यहाँ पर हेजिंग के लिए डिलीवरेबल फॉरेक्स कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफर कर सकते हैं, लेकिन बैंक्स यहाँ पर फॉरेक्स डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट्स रिलेटेड पार्टीज़ को ऑफर नहीं कर सकते। इसी के साथ साथ बैंक्स अब कॉरपोरेट्स और इसके साथ साथ दूसरे कस्टमर्स जो हैं उनको फॉरेक्स डेरिवेटिव्स जो एक बार उन्होंने कैंसिल कर दिए हैं उसको रीबुक करने की इजाज़त भी नहीं देता। तो काफ़ी स्ट्रिक्ट यहाँ पर नॉर्म्स को कर दिया गया है आरबीआई की तरफ से और उसी वजह से हमने रुपए को थोड़ी सी यहाँ पर लगाम लगते हुए भी देखा। एक्सपेक्टेशन अब यही है कि हम नियर टर्म रिकॉर्ड लो अब शायद यहाँ पर बना चुके हैं। एक रेंज में अब रुपया यहाँ पर कारोबार करेगा और थोड़ी सी अप्रिसिएशन यहाँ पर और जाके आगे एक्सपेक्टेड भी है, गिवन द फैक्ट कि एशियन करेंसीज में भी हल्का सा सपोर्ट हमने यहाँ पर अब आता हुआ देखा है। अब एक नजर बाजार के हाल पर। आज बाजार ने आखिरी घंटे में शानदार कमबैक किया। सेंसेक्स और निफ्टी निचले स्तर से संभलकर मजबूती के साथ बंद हुए। निफ्टी निचले स्तर से करीब 520 पॉइंट संभला तो सेंसेक्स निचले स्तर से 1770 पॉइंट संभलकर बंद हुआ। कैसे रहा आज के बाजार का हाल, बता रहे आशीष चतुर्वेदी। देखिए, शुरुआत बड़ी कमजोरी के साथ आपको मार्केट में देखने को मिली, लेकिन आखिरी एक घंटे में क्या रिकवरी का ट्रेंड नजर आया। ये इंडेक्स को देखते हैं। निफ्टी बैंक ये हरे निशान में लौटा है। मिड कैप और स्मॉल कैप यहाँ पर भी देखें तो ऑफलोस बड़े शानदार रिकवरी आपको देखने को मिली। अब बात कर लेते हैं कुछ स्टॉक्स और सेक्टर्स की, तो यहाँ पर आप फोकस रखिएगा सबसे पहले जो पूरे सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन है। अब इंडिया वेक्स यहाँ पर जरूर आपको 3% का मूव नजर आया, लेकिन अंत में डिफेंस पैक पूरी रिकवरी आई। पीएसयू बैंक में बहुत बड़ी शानदार रिकवरी। आईटी में इनफैक्ट आज 2.5% का मूव देखने को मिला। एफएमसीजी रियलिटी ये 2.5-3% नीचे था, वहां से 1% ऊपर बंद हुआ है। मेटल स्पेस में भी देखें तो बढ़िया ऑफलोस का एक्शन नजर आया। वहीं बात करें निफ्टी के स्टॉक्स की तो लिस्ट आएगी आपकी स्क्रीन पर सामने। वो निफ्टी के स्टॉक जहां पर एक्शन भरपूर इन्फोसिस है, विप्रो, टेक महिंद्रा और एचसीएल टेक यानी आईटी का सहारा। वहीं गिरने वाले स्टॉक्स की बात की जाए तो फार्मा स्पेस से कुछ स्टॉक्स हैं, जैसे सन फार्मा है, इसने निराश किया। बाकी इटर्नल, एशियन पेंट्स और आयशर मोटर्स गिरावट के साथ बंद हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान को धमकी वाले बयान के बाद कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त उबाल आया। कच्चे तेल का भाव $108 के पार चला गया। क्यों आया आखिर क्रूड में उबाल, बता रही है मनीषा गुप्ता। एक बहुत भारी तेजी के साथ यहाँ पर कच्चे तेल में कारोबार है। आपको बता दें कि कल $98 बैरल का प्राइस था और आज $108 पर बैरल का प्राइस है, यानी कि $10 की बढ़त हमने यहाँ पर पिछले 24 घंटे में आते हुए देखी है। और ज़्यादातर तेज़ी यहाँ पर यूएस प्रेसिडेंट की स्पीच के बाद है, जहाँ पर बाजार को लग रहा था कि शायद एक डी एस्केलेशन हम आता हुआ देखेंगे, लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत यूएस प्रेसिडेंट ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने की उनकी कोई मंशा नहीं है। उन कंट्रीज़ को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की होनी चाहिए जो वहां से तेल आयात करती हैं। 20% ग्लोबल मार्केट्स का जो तेल मूवमेंट है वो यहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से होता है, जो पिछले एक महीने से यहाँ पर ठप पड़ा है। और इसीलिए हमने देखा है कि वॉर से पहले जो कच्चे तेल के भाव $70-71 के आसपास थे वो अब 100-108 के बीच में कारोबार करने लगे हैं। साथ ही साथ यूएस प्रेसिडेंट ने ये भी कहा कि अगले 2-3 हफ्ते में और भी ज़्यादा एस्केलेशन यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट में रह सकता है। अगर ईरान उनका पीस प्रोग्रेस नहीं मानता है तो फिर वो उसके ईरान के इलेक्ट्रिसिटी और जो
एनर्जी फैसिलिटीज़ हैं उसके ऊपर भी यहाँ पर हमला बोल सकते हैं। तो बाज़ार ऑफ कोर्स इसकी वजह से थोड़ी सी जिटरीनेस में बनता हुआ नज़र आया है और कच्चे तेल के प्राइसेस इसलिए बढ़े भी हैं। मार्केट्स को ये भी लगता है कि अगर अगले 2, 3, 4 हफ्ते तक ये चल जाता है कि जैसे कि यूएस प्रेसिडेंट ने कहा है, तो जो करंटली 100 से $110 प्रति बैरल वाला कच्चा तेल है ये आगे जाके 120, 125, 130 तक चला जाएगा अप्रैल एंड तक, अगर स्थिति ऐसी ही बनी रहती है तो। अब आपको बता दें, नोमुरा ने भारतीय मार्केट को डाउनग्रेड किया है। साल के अंत तक बेस केस में निफ्टी के लिए 24,900 का लक्ष्य रखा है। साथ ही अर्निंग अनुमान भी घटाया है। क्या है पूरी रिपोर्ट, बता रही है श्रेया ठाकुर। राइट और देखिए ये पहला डाउनग्रेड नहीं आया, इससे पहले गोल्डमैन सैक्स ने भी इंडियन मार्केट्स को डाउनग्रेड किया था और 29,000 से की जो टारगेट प्राइस है उसे कट कर 25,000 का स्तर बताया था। अब उसके बाद नोमुरा का ये डाउनग्रेड, तो ये कहीं ना कहीं जाहिर तौर पर बता रहा है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स का मूड अब बदल रहा है। तो 2026 के अंत तक निफ्टी का जो लक्ष्य है वो 24,900 का रख दिया गया है बेस केस में नोमुरा के मुताबिक। एस्टिमेशंस भी यहाँ पर अर्निंग्स के काटे हैं, 7.5% की कटौती की गई है। इनफैक्ट इतना ही नहीं, उनका मानना है कि आगे चलकर अगर ऑयल प्राइसेस ऐसे ही तेजी बनी रही ऑयल प्राइसेस में, तो अर्निंग्स में 10 से 15% का डाउन रिस्क दिख सकता है। अच्छा, सबसे बड़ा कंसर्न यही है भारतीय बाजार के लिए, ऑयल प्राइसेस। ईरान वॉर के चलते जिस तरीके से क्रूड में हमने उछाल देखा, साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का जो सिचुएशन है वो भी ठीक होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो नोमुरा का मानना है ये बड़ी दिक्कत देगा आगे चलकर इंडियन मार्केट्स में। और सीधा असर देखने को भी मिल रहा है हाई एनर्जी कॉस्ट्स की बात कर लें आप, वीक ग्लोबल टेक साइकिल है, इसके साथ ही एआई कैपेक्स शिफ्ट, ये मिलाकर कहीं ना कहीं प्रेशर बना रहे हैं मार्केट पर। अब एआई का जिक्र किया है तो ये भी एक बड़ा कंसर्न है और सवाल उठा है ये कि क्या एआई इंडिया के डेमोग्राफिक एडवांटेज और कंजप्शन स्टोरी को पूरी तरीके से बदल देगा। ये अभी भी डाउट है नोमुरा के मन में, जिसके जवाब अभी तक मिले नहीं है, इसलिए एक बड़ा कंसर्न नजर आ रहा है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो नोमुरा ने मेंशन की, तो इंडिया को पहले डाइवर्सिफायर के तौर पर देखा जाता था, स्ट्रॉन्ग डाइवर्सिफायर माना जाता था, लेकिन अब उनको लगता है कि इंडिया की हाई ऑयल डिपेंडेंसी की वजह से उनका जो रुझान है वो इंडिया की तरफ से उठ रहा है, उतना अट्रैक्टिव नजर नहीं आ रहा है भारतीय मार्केट। साथ ही अगर आगे चलकर मार्केट के रिटर्न्स ऐसे ही सबड्यूड रहे तो रिटेल पार्टिसिपेशन भी काफ़ी वीक हो जाएगा। तो रिटेल पार्टिसिपेशन जो अब तक का सपोर्ट सिस्टम रहा है वो अगर वीक होगा तो वो एक और बड़ी नेगेटिव चीज़ होगी। इसलिए ग्लोबल लेवल पर जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं वो अपना रुझान शिफ्ट कर रहे हैं, उनको भारतीय बाजार ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा, कोरियन मार्केट्स पे शिफ्ट हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कोरियन मार्केट में जिस तरीके से हाल में हमने गिरावट देखी वो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है और अपॉर्चुनिटी वहाँ पर ज़्यादा नजर आ रही है। और चाइना पर तो ओवरवेट स्टैंड अभी भी मेंटेन किया है। तो भारतीय मार्केट पर एक दूसरा डाउनग्रेड। फार्मा सेक्टर पर फिर से ट्रम्प टैरिफ का डर हावी नजर आ रहा है। निचले स्तरों से रिकवरी के बावजूद फार्मा इंडेक्स में 1% से ज्यादा की गिरावट रही। नुपुर से समझते हैं कि टैरिफ का भारतीय फार्मा कंपनियों पर क्या असर पड़ सकता है। बिल्कुल इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है और स्पेशली उन कंपनीज पर जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स अपने यूएस में एक्सपोर्ट करती है। अब खबर ये निकल के आ रही है रिपोर्ट्स के अनुसार कि जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है वो उन दवा कंपनियों पर टैरिफ लगाने की योजना बना रहे हैं जिन्होंने अमेरिका में दवाइयों की कीमतें कम रखने के लिए अभी तक कोई भी समझौता नहीं किया है। और इम्पोर्टेड ब्रांडेड और पेटेंटेड मेडिसिन पर जो है वो 100% यहाँ पर टैरिफ लगाया जा सकता है, जिसका सीधा मतलब ये होता है कि यूएस में सस्ती दवा के लिए डील अगर आपने नहीं की हुई है तो आपके ऊपर टैरिफ लगाया जा सकता है। 100% टैरिफ लगाने का यहाँ पर विचार चल रहा है। काफ़ी सारी ग्लोबल कंपनीज है जिन्होंने ऑलरेडी यूएस गवर्नमेंट के साथ टाई अप किया हुआ है ताकि कीमतें यहाँ पर कंसोलिडेटेड रहे, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इंपोर्टेड ब्रांडेड और पेटेंटेड मेडिसिन पर ही लगाया जाएगा। जेनेरिक इसमें मेंशन नहीं किया गया है। काफ़ी सारी ग्लोबल कंपनीज है जैसे कि फाइजर, एस्ट्राजेनेका, जॉनसन एंड जॉनसन, जीएसके जैसे नाम आपको दिखेंगे जो कि अमेरिकी सरकार के साथ ऑलरेडी डील कर चुकी है सस्ती दवाइयों के लिए। और यूएस का यही मानना है कि दवाइयों की जो प्राइसेस है उनके कंट्रोल में रहे, इसीलिए ये टैरिफ आते हुए नजर आ सकता है। अब भारतीय कंपनीज पर कितना असर पड़ेगा, फिलहाल तो मोस्ट ऑफ द भारत की जो कंपनीज है फार्मा कंपनी
कंपनीज है वो जेनेरिक बाजार में ही काम करती है। ब्रांडेड और पेटेंटेड मेडिसिन का जो है वो इतना इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलेगा जेनेरिक बाजार में। लेकिन सन फार्मा आज यहाँ पर आपको दबाव में नजर आ रहा है, क्योंकि इसका ब्रांडेड जो प्रोडक्ट है वो यूएस में काफ़ी हद तक कंट्रीब्यूट करता है कंपनी की रेवेन्यूज़ में, और आगे चल के हो सकता है कि यूएस सरकार के साथ ही सन फार्मा को टाई अप करना पड़े और उसकी वजह से प्राइसिंग प्रेशर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। स्पेशलिटी पोर्टफोलियो की बात करें तो यूएस की ग्रोथ में एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन रहता है, 31% का कंट्रीब्यूशन यूएस मार्केट से आता है। तो प्राइसिंग प्रेशर के कंसर्न्स की वजह से सन फार्मा फोकस में आते हुए नजर आया, लेकिन बाकी फार्मा कंपनीज के लिए इतना इम्पैक्ट नहीं होगा क्योंकि वो जेनेरिक मार्केट में काम करती है। बढ़ते अगली खबर की ओर। तेजस एयरक्राफ्ट अगले सप्ताह से एक बार फिर उड़ान भरने को तैयार हो जाएगा। जी हां, सीएनबीसी आवाज से एक्सक्लूसिव बातचीत में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के सीएमडी ने बताया कि साल के आखिर तक जीई एरोस्पेस से करीब 20 और इंजन मिल जाएंगे। अभी थोड़ा सा अगर बता सकें कि ऑर्डर बुक पोजीशन क्या है, कितना ग्रोथ आप देख रहे हैं और बैकलॉग कितना चल रहा है? देखिए, अब अगर देखेंगे तो 2.5 लाख करोड़ का हमारा ऑर्डर बुक है, तो दैट इज अ बैकलॉग ऑफ अबाउट 6 to 7 years। 7 years तक का हमारा बैकलॉग है, जो एरोस्पेस इंडस्ट्री में नॉर्मल है। और हमारा आरओएच का एवरी ईयर जो एक्रीशन है वो तो कंटिन्यूस है, जैसे एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन में जाएंगे। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन ये साल जो हुआ कि हमारा रफली प्रोडक्शन 40% है और आरओएच 60% है, जो कि कम था पहले। तो ये बहुत अच्छा माइलस्टोन है कि फ्यूचर में बढ़ते बढ़ते आइडियल मिक्स वुड बी कि 50% प्रोडक्शन 50% आरओएच। सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट कि हमारा प्रोडक्शन जो है पिकअप हो रहा है। ये बार हेलीकॉप्टर्स, इंजन्स, हेलीकॉप्टर में आऊंगा आगे चलकर, लेकिन एक दो चीजें जो हुई, तेजस के कुछ एक्सीडेंट के बाद उसको ग्राउंड कर दिया गया, अब अटकलें चल रही, कब उसको फिर से वापस फ्लाई के लिए तैयार किया जाएगा, उसका कुछ अपडेट दे सकेंगे? हाँ, वो टेक्निकल कमेटी ने उसको स्टडी किया है, अब उसका क्लियरेंस भी होगा। तो हमारी उम्मीद है कि अगले हफ्ते में वो टेस्ट चेक्स के बाद ये ग्राउंडिंग हटा दी जाएगी और एयरक्राफ्ट उड़ने लगेंगे। अगले हफ्ते में क्या दिक्कत है, क्या थी? कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था या फिर? नहीं, कुछ सॉफ्टवेयर रिलेटेड था। तो ये बहुत ही रेयर अकरेंस है, इसीलिए हम उसको स्टडी कर रहे थे कि क्या उसका रूट कॉज है, उसके लिए क्या करेंगे। तो ये अब इनके साथ सेमिलैक, एयरफोर्स, एचएएल सब ने मिलके इस पे डिस्कशन किया है और वे फॉरवर्ड जो है अब एलएमसी में क्लियर। लोकल टेक्निकल कमेटी ने अप्रूव कर दिया। लोकल एलएमसी जो बोलते हैं, लोकल मॉडिफिकेशन कमेटी ने क्लियर किया। क्या तेल का तूफान ले रहा है भारत की अग्नि परीक्षा? क्या एनर्जी शॉक को झेल पाएगा भारत? महंगाई के झटके से कैसे बचेगी इकोनॉमी? आज इन सवालों के जवाब मिलेंगे हमारी खास पेशकश में। जंग जारी, बाजार पर भारी। जरूर देखिए आज शाम 7:27 पर। तो युद्ध और तेल संकट का असर यह है कि सिर्फ एक महीने में यूरोप के रूट्स पर हवाई किराए लगभग दुगने हो गए हैं। जेट फ्यूल की कीमत में बढ़ोतरी और फ्यूल सरचार्ज का असर यह है कि अब यूरोप अमेरिका के औसत वन वे हवाई टिकट 1.5 से 3 लाख रुपए से शुरू हो रहे हैं। पूरी डिटेल बता रहे संवाददाता रोहन सिंह। जी, समर डिमांड, फ्यूल सरचार्ज और जियोपॉलिटिकल टेंशन, इन सब का जो असर हुआ है वो ये कि यूरोप में रूट पे खासतौर पे जो हवाई किराए हैं वो एक महीने पहले के मुकाबले अब लगभग दोगुने हो चुके हैं। और यही असर जो बाकी अंतर्राष्ट्रीय रूट्स हैं वहाँ पे भी लगभग देखने को मिल रहा है। हमने एक महीने पहले से अभी का कंपैरिजन किया एयरफेयर का, वन वे नॉन स्टॉप का जो टिकट है। तो की रूट्स की अगर हम बात करें तो दिल्ली लंदन में अब जो किराए हैं वो लगभग 1.5 लाख का है। इंडिगो का जो फेयर है वो शुरू हो रहा है 2.2 लाख से, जो है वो एयर इंडिया का किराए शुरू हो रहे हैं, जबकि एक महीने पहले ये किराए 60,000 रुपये से शुरू हो रहे थे। दिल्ली से पेरिस की बात करें, अब जो किराए हैं 2.3 लाख से शुरू हो रहे हैं, जबकि एक महीने पहले ये 90,000 से 1 लाख के बीच में थे। दिल्ली फ्रैंकफर्ट की बात करें, किराए 2 लाख से शुरू हो रहे हैं, एक महीने पहले यही किराए 60,000 से लेकर 80,000 के बीच थे। दिल्ली न्यूयॉर्क, अगर अमेरिका के रूट की बात करें तो 2.7 लाख से ये अब शुरू हो रहा है, लगभग 3 लाख का आपको औसत टिकट मिल रहा है इस वक्त, जबकि एक महीने पहले यही 90,000 से 1 लाख का टिकट मिल रहा था। अगर कनाडा की रूट की बात करें, दिल्ली टोरंटो अब लगभग 1.4 लाख में मिल रहा है, जबकि एक महीने पहले यही 80,000 में मिल रहा था। अधिकतर जो टूर ऑपरेटर्स हैं उनका कहना है कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने जो अप्रैल की बुकिंग है वो होल्ड पे डाल
दी है, लोग इंतजार कर रहे हैं। हालांकि समर वेकेशंस की बुकिंग अभी से शुरू हो जाती है, लेकिन अभी 60 से 70% ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी प्लानिंग को फिलहाल होल्ड पे डाला हुआ है। साथ ही कमर्शियल एलपीजी की कमी का असर अब सब्जियों पर भी दिखने लगा है। होटल और रेस्टोरेंट की मांग घटने से बाजार में सब्जियों के दाम गिर गए हैं और कई सब्जियां 20 से 60% तक सस्ती हो गई है। पूरी खबर बता रहे संवाददाता असीम मनचंदा। वेस्ट एशिया में चल रही वार का असर लोगों की सब्जियों के ऊपर भी पड़ा। दरअसल सब्जियां काफी सस्ती हो गई हैं। इसके पीछे दो कारण है। पहला, कमर्शियल गैस की कमी, जिसकी वजह से होटल और रेस्टोरेंट में अब जो मेन्यू है वो काफी लिमिटेड हो गए हैं। कुछ होटल और रेस्टोरेंट्स बंद भी हो गए, जिसकी वजह से वहां पर जो डिमांड थी उसके अंदर कमी आई है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है एक्सपोर्ट। भारत मिडिल ईस्ट देशों में काफी ज्यादा सब्जियों को एक्सपोर्ट करता है, जो कि जिसमें आलू, प्याज, टमाटर काफी ज्यादा एक्सपोर्ट किए जाते हैं। बाकी सब्जियां भी एक्सपोर्ट की जाती है। तो रास्ता बंद होने की वजह से उन सब्जियों का एक्सपोर्ट बंद हो गया और वो सब्जियां भारत के बाजार में वापस आ गई है। तो जिसकी वजह से सब्जियों के दामों में लगातार गिरावट आने की शुरुआत हो गई है। आलू पहले 20-25 रुपए किलो मिलता था, अब 17 रुपए किलो मिल रहा है। प्याज की अगर मैं बात करूं 30 से 35 रुपए किलो मिलता था, तो 27-28 रुपए के आसपास आपको प्याज मिल जाएगा। टमाटर 40 रुपए किलो के आसपास था, जिसके रेट घट करके अब 25 रुपए किलो आ गए हैं। उसके साथ साथ लौकी और पत्ता गोभी जैसी सब्जियों में भी काफी कमी आई है। तरबूज भी काफी उसके वजह से सस्ते हो गए। तो ये सारी सब्जियां लोगों के लिए काफी सस्ती हो गई है। तो आम आदमी है उसके लिए एक बड़ी राहत है, वो सस्ती सब्जियां खरीद सकता है। लेकिन हाँ, किसानों के लिए थोड़ी सी परेशानी जरूर है। असीम मनचंदा, CNBC आवाज, दिल्ली। इसी के साथ आवाज समाचार में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें आगे और भी है, बने रहिए हमारे साथ। गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर है, जहां उन्होंने भवानीपुर में रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूरा बंगाल ममता की विदाई के लिए तैयार है। सब टीएमसी को बाय बाय कहना चाहते हैं। हालांकि भवानीपुर में अमित शाह के रोड शो के दौरान बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। यह घटना उस समय हुई जब उनका काफिला ममता बनर्जी के घर के पास से गुजर रहा था। हर जगह पे एक ही आवाज है, इस सरकार को बदल दो, ममता बनर्जी को बाय बाय टाटा कर दो। बंगाल की पूरी जनता जो टोलबाजी से त्रस्त है, तृणमूल कांग्रेस की कार्यकर्ताओं की गुंडाई से त्रस्त है। पश्चिम बंगाल में भवानीपुर सीट पर सबसे बड़ा सियासी मुकाबला होने जा रहा है, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीजेपी के सुवेंदु अधिकारी आमने सामने हैं। सुवेंदु अधिकारी ने आज भवानीपुर से अपना नामांकन दाखिल किया, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। सुवेंदु ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बड़ी जीत का दावा किया है। आपको बता दें, इससे पहले सुवेंदु नंदीग्राम सीट से अपना पर्चा भर चुके हैं। ये पिछली बार सुवेंदु ने नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी को हराया था। वहीं पश्चिम बंगाल के मालदा से एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है, जहां 7 जजों को कई घंटों तक बंधक बनाए जाने की घटना ने न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या है ये पूरा मामला, डिटेल बता रही है संवाददाता कमलिका सेन गुप्ता। ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण खबर जो मालदा से आई है और जो दिल दहलाने वाली है कि पिछले दिन येस्टरडे क्या हुआ, पूरा दिन शाम से लेके मिडनाइट तक 7 जो जजेस हैं उनको एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि बंधक बना के रखा गया है। और उसके बाद में रात को 12 बजे जब उन लोगों को रेस्क्यू किया गया है कालियाचक में, मालदा कालियाचक में, बहुत लोगों ने घेराव कर लिया बीडीए ऑफिस। क्यों? क्योंकि उन लोगों का कहना है कि उनका नाम SIR में डिलीट हो गया। और उसके बाद में जिस तरीके से जब उनको रेस्क्यू किया गया, उस टाइम में जब वो निकल रहे थे उनके ऊपर पथराव भी हुआ। इस घटना ने सुप्रीम कोर्ट ने, CGI ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है और बोला है कि पश्चिम बंगाल एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे सब कुछ पोलराइज है। न सिर्फ ये, उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि आखिर 11 बजे तक क्यों कोई ऑफिसर नहीं था। उसके बाद में बहुत CAPF, जहाँ तक एक तरीके से ये कोशिश किया जा रहा है कि फ्री और फेयर इलेक्शन किया जाए। पश्चिम बंगाल में हिंसा छोड़ के चुनाव कराना एक चुनौती है,
पर वहीं पे ये घटना दिल दहलाने वाली है और जिस तरीके से कल रात को ये घटना हुआ, आज सुबह भी एक पुलिस की गाड़ी को डैमेज कर दिया गया है, वो एक बहुत बड़ा चिंता की विषय है। राजनीति भी चल रहा है, एक तरीके से बीजेपी बोल रहा है कि ममता बनर्जी बार बार जो स्पीच में बोलती है कि जाके घिराव करो या फिर हथियार जो घर का जो यूटेंसिल्स है वो व्यवहार करो, जो घर के महिला हैं उनके लिए, वो महिलाओं को सामने लेके कल प्रोटेस्ट किया। तो बीजेपी ये बोल रहा है, तृणमूल कांग्रेस बोल रहा है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारे हाथ में एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है और इसी ये सब कुछ फेल किया क्योंकि ऑफिसर्स जो थे उनको ट्रांसफ़र किया गया है। तो कुल मिला के बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति है मालदा में, पर अभी सिचुएशन कंट्रोल में है। बिग टेक कंपनी ओरेकल ने 30,000 लोगों को नौकरी से हटाया है। पिछले एक साल में 80,000 से ज्यादा आईटी लेऑफ्स हुए हैं। क्या इसकी एकमात्र वजह एआई है? ये जानने के लिए देखिए कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।